आज बात करेंगे 4 कैटेगरी ऑफ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो हम 2026 के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कई सारी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा कैटेगरी होता है जिसमें स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईटीसी। अब ये बड़ी कंपनियां जब किसी एक फंड में हैं तो इसका मतलब एक समझिए कि होता है स्टेबिलिटी। लार्ज कैप फंड की खासियत होती है फाइनेंशियली स्टेबल, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। जब फाइनेंशियली स्टेबल और वेल एस्टैब्लिश्ड हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें गिरावट होगी जब स्टॉक मार्केट में, तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी, और जब उछाल भी आएगा तो इतना बड़ा उछाल नहीं आएगा। तो एक हाथी की चाल से चलने वाली कंपनियां होती हैं इसमें। तो आपका फंड भी एक स्टेबल बिहेवियर इसमें करता है। प्रूवन बिजनेस मॉडल होते हैं इनके, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होता है, इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी ये कंपैरेटिवली सेफ परफॉर्म करते हैं। ये हाई लिक्विडिटी, जब चाहे एग्जिट पॉसिबल है, आप कभी भी इन फंड से पैसा निकाल सकते हैं। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप में? रिस्क सबसे लोवेस्ट होता है, हाई स्टेबिलिटी होती है। मिड कैप और स्मॉल कैप से काफी कम रिस्क इसमें और कम वोलेटिलिटी भी होती है। कंसिस्टेंट रिटर्न की अगर बात करें तो 10 साल में रफली जो देखा गया है वो 11 से 13% कैगर मिला है, मतलब एनुअल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना रिटर्न अगर की बात करें तो 11 से 13% पिछले 10 साल में मिला है, और पिछले 15 साल में 12 से 14% का कैगर लार्ज कैप में मिला है। ठीक है, लो वोलेटिलिटी होता है। मार्केट क्रैश में भी रिलेटिवली आपका पैसा सेफ होता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो आपका पैसा भी क्रैश नहीं होता, जैसा कि स्मॉल कैप में होता है। स्मॉल कैप सबसे पहले बिखर जाते हैं, मतलब आपका पोर्टफोलियो धड़ाम से नीचे आता है। लार्ज कैप में आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा बहुत हद तक सेफ रहता है। डिविडेंड इनकम का भी ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। ठीक है, किन लोगों के लिए लार्ज कैप बेस्ट है, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? वो लोग जो अभी अभी नए नए म्यूचुअल फंड्स में आए हैं, नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं, नया नया इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, उनके लिए इक्विटी मार्केट में लार्ज कैप ज्यादा अच्छा है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, जो अपने पैसों पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिटायर्ड लोग, रेगुलर इनकम चाहने वाले लोग, जिनको मतलब अपने पैसे पर ज्यादा खतरा नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जिनके, रिटायरमेंट के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, एफडी से बेटर रिटर्न जो लोग चाहते हैं, रिस्क कम चाहते हैं, उन लोगों के लिए लार्ज कैप सबसे अच्छा होता है। अब एक एग्जांपल हमने यहां पे लिया है पिछला पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए। अगर किसी ने 2000 रुपए पर मंथ लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होता 5 साल में, तो इन्वेस्ट उन्होंने किया होता 1.2 लाख, लेकिन उसकी वैल्यू बन चुकी होती 1.6 to 1.65 लाख के आसपास। 10 साल में इन्वेस्ट किसी ने 2.4 लाख किया होता टोटल 2000 रुपए पर मंथ करके, लेकिन उसकी वैल्यू तकरीबन 4.5 लाख के आसपास बन गई होती। 15 साल में 3.5 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट किया होता, लेकिन उसकी वैल्यू तकरीबन 8.5 लाख के आसपास बन जाती। अब यहां पर कुछ 5 फंड मैंने लिए हैं जो कि पिछले 5 साल में सबसे बेहतर रिटर्न दिए हैं। देखिए, जब मैं 5 फंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगर पास्ट में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो भविष्य में भी अच्छा रिटर्न देंगे। हाँ, पास्ट के रिटर्न्स को देख करके कॉन्फिडेंस जरूर आता है, लेकिन फ्यूचर के रिटर्न्स की गारंटी कतई नहीं होते। ठीक है, पास्ट में पिछला 5 साल के हिसाब से मैंने निकाला है, सबसे ज्यादा रिटर्न जो लार्ज कैप की कैटेगरी में दिया है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। 5 साल में 19% दिया है इन्होंने। आईसीआईसी प्रू है, 17% दिया है। आईसीआईसी लार्ज कैप है, ये भी 17। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड है, ये 16.5। टाटा का लार्ज कैप फंड है, ये 15.5 से के आसपास। तो ये 5 टॉप परफॉर्मिंग इंडिया के लार्ज कैप फंड मैंने 5 साल के बेसिस पे निकाले हैं। 1 साल के बेसिस पे अगर निकालता तो कोई और फंड हो जाते। ठीक है, लेकिन एक बात फिर से बता दूं, पास्ट अच्छा रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है, इसका मतलब फ्यूचर में भी अच्छा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस खुद से जरूर करें। दूसरा म्यूचुअल फंड ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड। देखो, आज के टाइम पे बड़े बड़े एनालिस्ट सब के सब गोल्ड की बात कर रहे हैं। कारण यह है कि पिछला 1 साल में जो गोल्ड ने रिटर्न दिया है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। लगभग 70% 80% के आसपास 1 साल का रिटर्न। तो गोल्ड ने मैसिव रिटर्न दिया है, लेकिन गोल्ड ऐसा बिहेवियर होता नहीं है गोल्ड का। अब जरा बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स कौन कौन होते हैं, वो अभी आगे बताऊंगा। इसमें देखो, फायदा ये है कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना नहीं पड़ता। तो फिजिकल गोल्ड खरीदना नहीं पड़ता तो रखने का टेंशन नहीं होता है। ये फंड जो होते हैं गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड प्राइस के साथ फंड वैल्यू अप डाउन होता रहता है इनका। इसे पेपर गोल्ड इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं, मतलब फिजिकली आप गोल्ड नहीं ले रहे हैं, पेपर में आपके गोल्ड है, लेकिन जब चाहे आप मंगवा भी सकते हैं। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड की खासियत क्या होती है
आपको स्टोरेज की टेंशन नहीं लेनी, तिजोरी में कहाँ रखे नहीं रखे इन चीज की जरूरत नहीं है। इसको सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है, चोरी चकारी हो गया इसका भी डर नहीं होता है। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता कि आपको प्योर गोल्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसका भी टेंशन नहीं होता है। स्मॉल अमाउंट से शुरू हो सकते हैं, आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए। 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना के SIP से पॉसिबल हो जाता है। लिक्विडिटी हाई होती है, कभी भी आप खरीद कभी भी आप बेच सकते हैं। 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको पैसा वापस मिल जाता है जब भी आप विड्रॉ करना चाहें। ठीक है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहला कारण है इन्फ्लेशन को हेज करता है, मतलब महंगाई के अगेंस्ट आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। महंगाई जैसे बढ़े गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है, परचेजिंग पावर आपकी प्रोटेक्ट रहती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर्पस है तो उसमें गोल्ड एक अच्छा काम करता है। इक्विटी से नेगेटिव करेक्शन जब भी मिलेगा, इक्विटी जब भी डाउन होगा, स्टॉक मार्केट जब भी डाउन होगा, आपको दिखेगा कि गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। मार्केट गिरे तो गोल्ड अक्सर बढ़ता है। एडवाइजर्स रिकमेंड करते हैं कि 10 से 15% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, सेफ हेवन इसको माना जाता है। इकोनॉमी क्राइसिस की जब बात हो रही हो, इकोनॉमी में जब भी खतरे की बात हो, जब भी नेगेटिविटी हो इकोनॉमी में, गोल्ड भागता है, तड़तड़ा के भागता है। और यही कारण है कि पिछले 1 साल में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड 70-80% भागा है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं लगता। फिजिकल गोल्ड में लॉकर की टेंशन, इंश्योरेंस का कॉस्ट, गोल्ड म्यूचुअल फंड में 0 स्टोरेज कॉस्ट लगता है। अब पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में मैंने इस साल को छोड़ दिया है, क्योंकि इस साल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है जो कि गोल्ड का नॉर्मल बिहेवियर है नहीं। 70-80% गोल्ड कभी नहीं दिया जो इस साल दे दिया, तो मैंने इस साल को हटा दिया है। इस साल को हटा करके पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो गोल्ड ने 12 से 14% पर एनम दिया है। 10 साल में 10 से 11% क्या कर दिया है, 15 साल में 9 से 10% दिया है, और 20 साल में 11 से 12% क्या कर दिया है। आप एक एग्जांपल हम ले लें कि 2000 रुपए पर मंथ अगर किसी ने SIP किया होता गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, तो अमूमन तौर पर जो पास्ट ये डेटा है इसके बेस पर कितना फंड बन जाता। 5 साल तक अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 2000 रुपए पर मंथ, तो 1.2 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट बन जाता 1.6 से 1.7 के आसपास। 10 साल तक उसका 2000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास उसने दिया, लेकिन 4 लाख के आसपास उसका फंड वैल्यू बन जाता। 15 साल तक 3.6 वो देता, लेकिन 7.5 लाख की उसकी वैल्यू बन जाती। 20 साल में 4.8 लाख वो देता, लेकिन 14 लाख के आसपास उसकी वैल्यू बन जाती अगर 2000 रुपए पर मंथ वो SIP करता होता। तो किन लोगों के लिए बेस्ट है? अगेन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो लोग अपने पैसे पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि गोल्ड को हमने क्या कहा, सेफ हेवन है ये। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो लोग करना चाहते हैं, अलग अलग एसेट में डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्व करना चाहते हैं, हाई लिक्विडिटी और इमरजेंसी फंड, वेडिंग प्लानिंग, बच्चों के लिए पढ़ाई का, शादी वादी का प्लानिंग करना है, तो उनके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको प्रोटेक्ट भी करता है। उसके बाद है ऑप्शन 3, एक्सिस मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ 2 फंड। देखो ये ऑल सीजन फंड है। होता क्या है कि हम मार्केट में ना कोई भी ये नहीं बता सकता कि कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा स्टॉक रुकेगा, कोई कभी नहीं बता सकता। जस्ट एक प्रेडिक्शन होता है। कभी लार्ज कैप लीड करते हैं, कभी मिड कैप लीड करता है, कभी स्मॉल कैप रॉकेट बन जाता है, कभी कोई चलता है, कभी कोई रुक जाता है। ठीक है, ऐसे में ऑल सीजन अप्रोच क्या कहता है, आप एक ऐसा फंड चुने जहां पर फंड मैनेजर अपनी मर्जी से वो मार्केट अलग अलग स्टॉक्स पिक करता रहे। लेट्स सपोज अभी लार्ज कैप अच्छा चल रहा है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को लार्ज कैप में डालेगा। कभी ऐसा आया कि मिड कैप अच्छा चल रहा है तो आपका फंड मैनेजर मिड कैप में पैसा शिफ्ट कर देगा। मतलब जो चल रहा है उसमें आपका पैसा शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सोचो मार्केट स्ट्रांग है, आपका पैसा ऑटोमेटिकली मिड और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाए। मार्केट वीक है तो वही आपका पैसा लार्ज कैप और डेट में चला जाए, और इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फंड मैनेजर करेगा, आपको तो बस अपना पैसा देना है। एग्जैक्टली इसी फिलॉसफी पर काम करता है एक्सिस मैक्स लाइफ हाई ग्रोथ 2 फंड। अब फंड का स्ट्रक्चर क्या है? इस फंड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि 100% पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में इसमें डाला जा सकता है, या 20% निकाल के डेट में डाला जा सकता है, या 20% तक कैश या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी डाला जा सकता है। मतलब आपको अलग अलग फंड चेस करने की जरूरत कतई नहीं है। मार्केट साइकिल के साथ पोर्टफोलियो खुद अडेप्ट कर लेता है। सारी टेंशन फंड मैनेजर की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखो फंड अभी ये नया है, लेकिन कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि पहला हाई ग्रोथ फंड इस कंपनी ने लॉन्च किया था 2008 में। उस फंड ने पिछले 7 साल में 23.7% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में 29.3 का रिटर्न दिया है। अगेन फिर से बोलता हूं, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती, बस पास्ट परफॉर्मेंस आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है इस कंपनी का 1.85 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि इंप्रेसिव ग्रोथ है भैया। और 99.65 क्लेम पेड रेशियो भी है इनका। और ये जो
फंड की हम बात कर रहे हैं, ये एनएफओ के तौर पे आपको सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक यूनिट 10 रुपए का। यूनिक बेनिफिट इसमें क्या है, इसमें फंड के साथ साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको 120x मंथली प्रीमियम का लाइफ कवर भी मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट हर साल आपको मिलता है। यानी कि एक ही जगह पे वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है, मार्केट साइकिल का प्रोटेक्शन भी, मार्केट साइकिल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी हो रहा है, और फैमिली की सिक्योरिटी भी मिल रही है। एनआरआई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल समझिए, मंथली इन्वेस्टमेंट अगर किसी का 18,000 रुपये पर मंथ है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 10 साल है, एवरेज एनुअल रिटर्न 15-16% माना जाए, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 20 साल माना जाए, तो एस्टिमेटेड कॉर्पस लगभग बन जाएगा 2 करोड़ के आसपास। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट डिटेल एंट्री सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें एनएफओ का पीरियड 15 जनवरी 2025 तक ही है। इस एनएफओ में आप इन्वेस्टमेंट 15 जनवरी तक ही कर पाएंगे, उसके बाद नहीं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने का लिंक। ठीक है। चौथा ऑप्शन है ग्लोबल फंड्स। अब ग्लोबल फंड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं? ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखो, इंडिया के बाहर यूएस, यूरोप, चाइना, जापान, ये सबके स्टॉक मार्केट, ये सब की इकोनॉमिक इंडिया जैसी हमेशा नहीं चलती। हर देश का इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग चलता है, अलग अलग तरीके से, और इसी का फायदा हम लेते हैं ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करके। कभी मान लो इंडिया की इकोनॉमी डाउन है, यूएस की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो जब हमने ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करा है तो हमारे को इंडिया वाले फंड से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन ग्लोबल वाला फंड हमको अच्छा रिटर्न, यूएस वाला फंड हमको अच्छा रिटर्न दे देगा, कभी चाइना वाला फंड अच्छा दे देगा, कभी कोई फंड अच्छा दे देगा। ठीक है, तो इसका फायदा हम उठाते हैं ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करके। इंडिया के बाहर, इंडिया में बैठे बैठे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, टेस्ला जैसी ग्लोबल कंपनीज में हमको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। ग्लोबल फंड की खासियत क्या होती है? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आपको अपने रिटर्न के लिए, अपनी कमाई के लिए सिर्फ इंडिया पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कभी भी एक देश की इकोनॉमी हमेशा अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती है, कभी इंडिया का डाउन है तो कोई और अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। डेवलप मार्केट का एक्सपोजर आपको मिल जाता है, यूएस और यूरोप जैसे वर्ल्ड की बेस्ट एंड बिगेस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मौका मिल जाता है। करेंसी का एक्सपोजर मिल जाता है, डॉलर का आपको मिल जाता है। डॉलर एक्सपोजर मिलने का मतलब, अभी देखो जैसे रुपया लगातार गिर रहा है लेकिन डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। जब आपका पैसा बाहर के फंड्स में इन्वेस्टेड है तो आपको डॉलर एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। ठीक है, अभी इंडिया के फंड में आपको रुपी डेप्रिसिएशन का नुकसान भी मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के फंड में इन्वेस्ट हमको नहीं करना, भैया मेजर इन्वेस्टमेंट तो इधर ही रखना है, लेकिन कुछ पैसा 10 से 12%, 15% आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट ग्लोबल फंड में भी होना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहला कारण है डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। इंडिया मार्केट और ग्लोबल मार्केट हमेशा एक साथ नहीं चलते, जैसे मैंने बताया। रिस्क डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होता है, बट जाता है। रुपी प्लस डॉलर का आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। ग्लोबल जायंट का एक्सेस मिल जाता है। आप एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका आपको मिलता है। आपको पता है कि ये जो एआई का जमाना चल रहा है, एआई में हार्डवेयर चिप्स लगते हैं। एनवीडिया सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया की जो बनाती है। अब एनवीडिया जैसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने का मौका इंडिया में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। एप्पल डेवलप कर रही है, अमेजॉन डेवलप कर रही है, सब एआई में मैसिव लेवल पे काम कर रहे हैं। इंडिया की कोई भी कंपनी अभी तक एआई में मैसिव लेवल पे काम नहीं कर पा रही है। तो एआई का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, आपको फायदा कैसे मिलेगा? आपको इंडियन कंपनीज के जरिए आप एआई का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो एआई का फायदा लेने के लिए आपको इन कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, ग्लोबल फंड्स में जाना पड़ेगा। इंडिया में रहकर डायरेक्टली आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट आप फंड के जरिए जरूर कर सकते हैं। फॉरेन अकाउंट के बिना इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। फॉरेन अकाउंट आपको बिना खुलवाए आप इन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है ग्लोबल फंड्स के जरिए। कौन कौन से फंड्स है अभी बताऊंगा। करेंसी एप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है। रुपी जब भी कमजोर हो, रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे भैया, क्योंकि रुपी कमजोर होगा, डॉलर मजबूत होगा। 60 रुपए से आज के टाइम में 91 पर डॉलर पहुंच चुका है, यानी कि 10 साल में 30% से ज्यादा डॉलर ऊपर भाग चुका है। तो ये अगर आपका पैसा ग्लोबल फंड में होता तो ये 30% का फायदा आपके पैसे पर आपको मिलता। डॉलर एक्सपोजर हेज करने का काम करता है भैया। डेवलप मार्केट स्टेबिलिटी, उनकी जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रांग रेगुलेशंस हैं, उसका फायदा आपको मिलता है। बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फायदा मिलता है। लेस पॉलिटिकल रिस्क
का भी फायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फ्यूचर रेडी सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी में मैसिव काम होता है बाहर के, जैसे यूएस की कंपनियों में एआई पर काम हो रहा है, ईवी पर काम हो रहा है, फार्मा, हेल्थ केयर, इन सब चीजों पे मैसिव काम होता है बाहर की कंपनियों में। तो और इनमें ग्रोथ आपको पता है कि रॉकेट की स्पीड से चलती है, तो उस ग्रोथ का हिस्सा आपको बनने का मौका मिलता है। इंडिया में अभी बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है इन सेक्टर्स का, ठीक है। पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, 5 साल में 15 से 18% पर एनम लगभग दिया है। 10 साल में 12 से 14% का कैगर है। यूएस फोकस फंड जो है वो 16 से 20% का कैगर पर है। नैस्डैक बेस्ड फंड जो है वो सबसे स्ट्रांग, वो सबसे ज्यादा रिटर्न उन्होंने दिया है। अब एक एसआईपी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा बाकियों में हमने लिया। 2000 रुपए पर मंथ कोई ग्लोबल फंड्स में अगर पैसा डाल रहा होता अब तक, तो 5 साल में उसका 1.2 लाख लगभग 2 लाख रुपए बन जाता। 10 साल में उसका 2.5 लाख लगभग 5 लाख रुपए बन जाता। 15 साल में उसका 3.5 लाख लगभग 10 लाख बन जाता, और 20 साल में उसका 4.8 लाख लगभग 20 लाख बन जाता। ये पास्ट, अगेन फिर से कह रहा हूं, ये पास्ट परफॉर्मेंस है जो कि फ्यूचर की गारंटी नहीं है, ठीक है। अब पॉपुलर कुछ ग्लोबल फंड्स भी बता देता हूं। आप जिस भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है, जीरोधा है, एंजल है, ग्रो है, जिधर भी जिस भी है, आपको ये फंड्स उधर देखने को मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड, ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ग्लोबल एक्सपोजर के लिए। आईसीआईसी प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड, डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल इक्विटी फंड। ऐसा नहीं है कि यही 5 फंड हैं जो कि ग्लोबल फंड है, ऐसे कई सारे हैं। आपको एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। मैंने एग्जांपल के लिए जो टॉप के फंड हैं, जो सबसे बड़े एयूएम वाले हैं, उनका नाम लिया है मैंने। डिस्क्लेमर एक बार फिर से दे देता हूं, वैसे 2-3 बार मैंने पूरे सेशन में दे दिया आपको। एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया मैंने आपको ये सारी बातें बताई। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सलाहकार नहीं हूं, तो मेरे कहने पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पैसा आपका है तो बड़ी सेफ्टी से, समझदारी से, अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, एनालिसिस करके ही कहीं पैसा डालिएगा, ठीक है। अच्छा, न्यू फंड ऑफर के बारे में जो मैंने बताया, 15 जनवरी को वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ अभी 4 दिन बचे हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ और टैक्स बेनिफिट पाने का एक अच्छा मौका उसमें हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो आज के लिए ही इतना ही।